नमस्कार, हम हाजिर हैं हर हाल में आपकी आवाज बनकर, बेखौफ आजाद आवाज। कोरोना वायरस के कारण देश में लागू लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को पूरा हो रहा है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी 5वीं बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, जो फरवरी के महीने में ही हो जानी चाहिए थी। बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, उम्मीद करते हैं दुरुस्त आयत, बैठक कर रहे हैं। बैठक में 17 मई के बाद लॉकडाउन में किस तरह की ढील दी जा सकती है, आर्थिक गतिविधियां कैसे शुरू की जाएं, ऐसे तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्रियों के साथ विस्तार से चर्चा हुई है और की भी जा रही। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्य मिलकर काम कर रहे हैं। अब ज्यादा फोकस रखने और सक्रियता बढ़ाने की जरूरत है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन 2 गज की दूरी ढीली हुई तो संकट बढ़ेगा। जिम्मेदारी दरअसल राज्यों ने ही निभाई है। दिल्ली से केवल सिर्फ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, गाइडलाइंस जारी की गई हैं और जिम्मेदारी राज्यों ने ही निभाई है और निभा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर कोरोना संकट पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उनका ये कहना है कि ये जो चिट्ठियां हैं, ये लीक कैसे हो जाती है सेंटर से, उनका ये स्पेसिफिक एक आरोप है। सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र पर राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। ममता ने कहा कि राज्यों से सलाह मशविरा किए बगैर केंद्र ने फैसले लिए हैं। आपको बता दें, इससे पहले प्रधानमंत्री 20 मार्च, 2 अप्रैल, 11 अप्रैल और 27 अप्रैल को भी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग कर चुके हैं। मेरे साथ हैं संजय कपूर, आप हार्ड न्यूज के मैनेजिंग एडिटर हैं, एडिटर इन चीफ। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। मेरा आपसे सवाल ये है कि आज की जो मीटिंग है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उसके बाद आपको लगता है कि कोई ऐसा रोड मैप निकलेगा जो सब राज्यों को मंजूर हो कि 17 मई के बाद क्या करना है, और बजाय इसके कि एक सिंगल मेजरमेंट, एक ही नाप का एक रोड मैप बना दिया जाए? क्या जी, मैं ये कह रहा हूं कि आज की मीटिंग के बाद क्या आपको महसूस होता है कि कोई ऐसा रोड मैप निकलेगा जो सब राज्यों को मंजूर होगा, और बजाय इसके कि एक ही तरह का रोड मैप सब राज्यों के लिए बनाया जाए, राज्यों को अपनी अपनी छूट दी जाएगी कि अपनी जो जो परिस्थितियां हैं उनके मुताबिक वो रोड मैप बनाए? देखिए, जो अभी तक पता चल रहा है कि मीटिंग में क्या हुआ, वो यही है कि राज्य इस बात पे इसलिए तो खुश हैं कि प्रधानमंत्री उनसे बात कर रहे हैं, पर इस बात से नाखुश है कि उनको एक ऐसे अरीना में लेकर आए हैं जहां पर जो रेफरी है उसको पता नहीं कि रूल्स क्या है। वो सीटी बजाते रहते हैं रेफरी महोदय, जो कि केंद्र है, और उसी तरीके से ये उम्मीद करते हैं कि ये लोग रिएक्ट करेंगे। अब ना जितने भी सूबे हैं वो चाहते हैं कि उनको एक फंक्शनल ऑटोनॉमी, एक आज़ादी दी जाए, जिससे कि वो निर्धारित कर सकें कि कौन सा रेड एरिया, कौन सा ग्रीन जोन, कौन सी ऑरेंज जोन। आज की तारीख में तो ये होता है कि केंद्र की सरकार ये डिसाइड करती है कि जिस मोहल्ले में हम रह रहे हैं वो रेड जोन रहेगा कि ग्रीन जोन रहेगा। हमारी नजर में ग्रीन जोन होना चाहिए, परंतु केंद्र सोचता है कि वो रेड जोन होना चाहिए। इस तरीके के कई सारे वहां पर गैप्स हैं। वो चाहते हैं कि अगर आप है ना हमारी तारीफ कर रहे हैं, जो कि अब की बार प्रधानमंत्री ने कई सूबों की करी, तो आप हमको आजादी दीजिए कई सारे निर्णय लेने की, क्योंकि इतना समय हो गया है जो भी केंद्र ने कदम उठाए, और केंद्र ने बहुत सफाई से कह दिया कि अगर ये कामयाब ये नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी सूबों पे है, क्योंकि लॉकडाउन ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि अगर लॉकडाउन ढंग से इंप्लीमेंट होता है, वो कहते हैं कि रात का कर्फ्यू अच्छा इंप्लीमेंट हो रहा है, दिन का लॉकडाउन नहीं हो रहा है, क्योंकि रात में तो लोग आज सो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सोने की आदत पड़ गई है। परंतु लॉकडाउन का पूरा जो इल्जाम है वो स्टेट्स के ऊपर लगा दिया है। पर मुझे लगता है कि अगर ये चाहते हैं कि कामयाब हो तो सूबों को और आजादी देनी चाहिए। जैसे केरल ने जिस तरीके से अपने आप को इससे मुक्त करा, उनको ऐसी ऑटोनॉमी देनी चाहिए जिससे कि बाकी सूबे उनसे सीख सकें कि कैसे लॉकडाउन को लिफ्ट करें। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। भीड़ वाली जगहों में कोरोना के फैलने का खतरा ज्यादा है। ऐसे में शॉपिंग मॉल, सिनेमा, रेस्टोरेंट, जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं, इनके खुलने की संभावना बेहद कम है। कम से कम ये रेस्टोरेंट वगैरह की तो नहीं दिख रही है। सार्वजनिक सभाओं, रैलियों को भी इजाजत नहीं मिलेगी, ऐसा लोगों का मानना है। और जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनमें भी इकट्ठ जो होता है, लोग जमा हो जाते हैं, वो भी नहीं।
कोरोना के हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में 17 मई के बाद ढील दिए जाने की संभावना नहीं है। देश के 10 राज्यों में कोरोना के 97% मामले हैं। कोरोना के कुल मामलों में से 2/3 केस दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में हैं। वहीं कई राज्यों ने जिलावार लॉकडाउन में ढील दी है। ऑरेंज और ग्रीन जोन में ढील का दायरा भी जरूरत के हिसाब से बढ़ाया गया है। जो लोग वहां ग्राउंड पर हैं, उनको वहां की असलियत मालूम है। वो जानते हैं कि जोन जो हुए, जो यहां तय किए गए दिल्ली में, वो आपस में ओवरलैप भी करते हैं। ग्रीन जोन ऑरेंज में भी ओवरलैप करता है, ऑरेंज रेड में भी करता है, रेड ग्रीन में भी करता है। तो ये राज्य सरकारों का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, ये उनका काम है। या दिल्ली में बैठे कुछ अफसरों का काम नहीं है ये। दूसरी बात, रविवार को केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के साथ राज्यों के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, उनकी बैठक हुई थी। इस बैठक में चीफ सेक्रेटरीज ने जांच परख के बाद ही आर्थिक गतिविधियां शुरू किए जाने की वकालत की थी। अब ये जांच परख कौन करेगा? केंद्र से बैठकर होगी या राज्यों में होगी? किस स्तर पर होगी? आपको बता दें कि देश के 733 जिलों में से ऑरेंज और ग्रीन जिलों के 603 जिलों में औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो चुकी है। लेकिन जो ग्रीन जिले थे, उनके नंबर में, उनकी तादाद में बहुत जबरदस्त गिराव आया है, जो अपने आप में चिंता की बात है। लेकिन मजदूरों की कमी, सप्लाई चेन टूटने और एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने पर रोक और दूसरी पाबंदियों की वजह से काम धंधा ठीक से शुरू नहीं हो पाया है। संजय, मेरा आपसे सवाल यह है कि औद्योगिक गतिविधियां जो हैं और आर्थिक गतिविधियां, चाहे वो छोटे बिजनेसेस हों, बड़े बिजनेसेस हों, एमएसएमईज हों, बड़े उद्योग हों, ये जो जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं, इनको फिर से शुरू करने से पहले क्या सरकार सभी स्टेक होल्डर्स के साथ विस्तार से चर्चा कर रही है? विस्तार से जब मैं कहता हूं तो हर स्तर पर चर्चा मैं कहता हूं। स्टेक होल्डर्स माने उनको मान भी रही है कि स्टेक होल्डर्स हैं, या सिर्फ एक रस्म अदायगी है कि राज्य बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? मेरे ख्याल से बार बार ये बात सामने आ रही है कि कुछ लेवल पे बातचीत हो रही है, परंतु जो केंद्र की अकड़ है वो नहीं जा रही है। केंद्र अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बार बार इम्पोज करता है। अगर आप गौर करें, 24 मार्च से लेकर अब तक करीब 4,500 तो नोटिफिकेशन आ चुके हैं कि आप क्या करिए, क्या ना करिए। शटर ऊपर आधा खींचिए कि पूरा खींचिए, सड़क आधी 33% है ना खुली रहेगी कि 34% खुली रहेगी, उसके तमाम नोटिफिकेशन होम मिनिस्ट्री से आए हैं। कुछ लोगों ने तो ये कहना चालू कर दिया, ऊपर अल्लाह नीचे हल्ला। बार बार है ना उस तरीके से कहते हैं कि किसी को पता नहीं किस तरीके से जा रहा है। तो मुझे लगता है कि एक कोहेरेंस, एक ज्यादा कहने का मतलब कि ड्यू डिलिजेंस की आवश्यकता है। इतना समय मिल गया सरकार को, ब्यूरोक्रेट्स को, ये समझने के लिए कि कैसे होगा, कौन से इलाके में कौन सी सरकार कामयाब हो रही है, किस रणनीति से कामयाब हो रही है, कौन सी रणनीति नहीं चल रही है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जैसे आपने उठाया कि यहाँ पर सब लोग आस पास अगर रहेंगे तो ट्रांसमिशन होगा, पर अगर आप गौर करें तो जितने भी माइग्रेंट्स हैं जो छोड़ के जा रहे हैं, सब एकदम एक समूह के तौर पे जा रहे हैं, लाखों की तादाद में जा रहे हैं। उनके बारे में क्या सोचा जा रहा है, उसको अगर आप नजरअंदाज कर रहे हैं, आप सिर्फ मध्यम वर्ग की बात कर रहे हैं या उच्च वर्ग की बात करें कि मॉल नहीं खुलेंगे, ये नहीं होगा, उनके बारे में कौन चिंता कर रहा है? और आज की तारीख में तकरीबन 40% लोग तो है ना देश के बेरोजगार हो जाएंगे, उनके पास कोई काम नहीं होगा, उनको समझ में नहीं आएगा क्या करें। तो उसमें कई सारी चीजें जो कि हमने अपने ऊपर लेकर आई हैं। हमने ये जो निर्णय लिया 24 मार्च को प्रधानमंत्री ने, उसकी वजह है जिसकी वजह से कई सारी समस्याएं दिखाई पड़ रही हैं। अगर ये पहले सोचा गया होता कि हमारे साथ ये होगा, आजकल पूरे कंप्यूटर मॉडलिंग होती है, पॉपुलेशन के मूवमेंट के बारे में पता है, तमाम तो आईएएस अफसर बैठे हैं, उनका पूरा काम जीवन निकल जाता है क्राउड मैनेजमेंट। पुलिस वाले हैं, उनको सिर्फ एक ही चीज पता होती है कि भीड़ कैसे आए, कैसे रोको। ये सब चीजें सब पता थी। भारत में पूरा प्रशासन भीड़ के इर्द गिर्द होता है, पर अगर आपने उसमें गलती कर दी तो बहुत बड़ी गलती कर दी। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। ये हकीकत है कि जो श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन अब चलाने की बात हो रही है, बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। पैदल लाखों की तादाद में मजदूर जा रहे हैं, पांव फटे हुए हैं, पिवाइयां पड़ गई हैं, बुजुर्ग माँ बाप को कंधे पर उठा रखा है, चप्पलें टूट गई हैं, पीछे छूट गई हैं, पुलिस के डंडे खा रहे हैं, पानी की जो प्लास्टिक की बोतल होती है उस पर कपड़े बांधकर, चिंदिया बांधकर उसको चप्पल बनाकर चल रहे हैं। मतलब क्या ये नागरिक नहीं है? इनका वोट तो उतना ही मायने रखता है एक नागरिक जैसे, लेकिन इनकी कोई परवाह नहीं की गई है। हम आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस के मुताबिक हल्के लक्षण वाले मरीजों को 3 दिन बुखार नहीं आया तो 10 दिन में अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। डिस्चार्ज के बाद अब सिर्फ 7 दिन होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा।
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रेलवे ने 12 मई से आम आदमियों के लिए ट्रेन सेवा फिर से शुरू करने का फैसला किया है 15 शहरों के लिए। 12 मई से 15 जोड़ी ट्रेन चलाई जाएंगी। नई दिल्ली स्टेशन से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए स्पेशल पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएंगी। आईआरसीटीसी के वेबसाइट के जरिए ही बुकिंग की जा सकेगी, जो आज 4 बजे से होनी थी, लेकिन वेबसाइट खुल नहीं रही थी। एजेंट के जरिए बुकिंग मान्य नहीं होगी। रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग सर्विस पूरी तरह से बंद है। ठीक है जी। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि ये जो ट्रेन को लेकर रूल्स बन रहे हैं कि लिमिटेड स्टॉप पर रुकेंगी, राजधानी ट्रेन के बराबर किराया लिया जाएगा, यात्रियों की स्क्रीनिंग करवाई जाएगी, यात्रियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होने चाहिए, कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास स्मार्टफोन और कंप्यूटर नहीं है, वो कैसे टिकट बुकिंग करेंगे। इन स्पेशल एसी ट्रेनों से परेशान खाली जेब गरीब मजदूर कैसे सफर कर सकते हैं। यहां पर भी एक तरह की मतलब वर्ग व्यवस्था, क्लास डिस्टिंक्शन है कि जो स्मार्टफोन वाले हैं, कंप्यूटर वाले हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए एसी ट्रेन हैं, वो अपना खाना घर से ला सकते हैं, कंबल घर से ला सकते हैं, बाकी श्रमिक एक्सप्रेस में जाएंगे। आप क्या कहते हैं? देखिए, ये जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये पूरी कोरोना वायरस की है कि इसने समाज के अंदर जितना भी भेदभाव था उसको और बढ़ा दिया है। हर कोई किसी न किसी को दूर रखने की कोशिश कर रहा है और ये जो भेदभाव है उसको दूर करने में सरकार ने अभी तक है ना कोई खास प्रयास नहीं करा। आप देखिए किस है ना इज्जत के साथ विदेश से है ना जाते हैं हमारे माइग्रेंट से वापस लौट रहे हैं, उनके लिए है ना बड़े बढ़ा चढ़ा के उनकी तारीफ करी जाती है। दूसरी तरफ ये नीचे के लोग हैं जिन्होंने हमारी फैक्ट्री, हमारे मकान, तमाम पूरी जो हमारी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, उनको दुत्कार के जाने दिया। ये तो अगर मीडिया और विपक्ष हल्ला ना मचाता और वो सोनिया गांधी ये ना कहती कि मैं टिकट का पैसा देती हूँ, तब तक मेरे ख्याल से लोगों पे जूं नहीं रूंगती। यहाँ पर तो सब लोग सोच रहे हैं कि अपने को सुरक्षित रखें और बाकी जाए भाड़ में। तो ये जो मानसिकता कोरोना वायरस के चक्कर में आ गई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे समाज को निकलने में बहुत बड़ा कष्ट हो जाएगा। 70-80 साल का जो समाज में हम लोग पूरे राजनीतिज्ञों ने, बड़े नेताओं ने जो संघर्ष किया, उसके पहले जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स पे काम किया, वो सब मेरे ख्याल से 2 महीने में डूब गया। जी, हमें तो हैरानी होती है मीडिया को देखकर कि वही होम मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री के 3-4 अफसर हैं, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती वो जैसे डिक्टेशन दे रहे हैं और मीडिया वाले डिक्टेशन ले रहे हैं। मीडिया का काम ये नहीं होता। मीडिया का काम सरकारों को आईना दिखाना होता है। सरकारों के काम की तारीफ के लिए, वाहवाही के लिए सरकार के पास अपने दूरदर्शन है, ऑल इंडिया रेडियो है, तमाम दरबारी चैनल हैं, अखबारें हैं, जहां विज्ञापन के बल पर अपनी खबरें चला सकते हैं वो। तो जो मीडिया वाले वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं, वो सिर्फ डिक्टेशन लेना उनका काम नहीं है। बहरहाल ऐसा हो रहा है। देश में जो कोरोना के मरीज हैं, उनकी तादाद 67,000 के पार हो चुकी है। अनुमान 70,000 के करीब था, 67,000 पार हो चुकी है। अब 3,000 से कम लोग रह गए हैं। पिछले 24 घंटे में पहली बार कोरोना से 4,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। इसी बीच देश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने ये कहा है कि लॉकडाउन का एक और चरण, एक और फेज अगर लाते हैं, चौथा फेज, तो अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। इंडियन एक्सप्रेस में लिखे लेख में चिदम्बरम ने कहा कि कोरोना के हॉटस्पॉट और जो कंटेनमेंट जोन है, उनको छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में लॉकडाउन को खोलना ही पड़ेगा, आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करना ही पड़ेगा। चिदम्बरम ने कहा कि लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार एमएसएमई सेक्टर पर पड़ी है। मीडियम, स्मॉल, माइक्रो एंटरप्राइज जो होते हैं, लाखों लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। हजारों मध्य वर्गीय परिवार भी कर्ज के बोझ के नीचे दब गए हैं। चिदम्बरम ने यह भी कहा कि 24 मार्च को महज 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन को लागू करना बिना मुख्यमंत्रियों की सलाह के मोदी सरकार की बहुत बड़ी भूल थी। पहले लॉकडाउन के ऐलान से पहले गरीबों के खातों में पैसे जमा न करना, जो माइग्रेंट लेबर है उनके घर जाने के लिए इंतजाम न कर पाना सरकार की सबसे बड़ी चूक है, भूल है, फेलियर है। जबकि उस वक्त देश में कोरोना पॉजिटिव के केसेस बहुत कम थे, 536 थे जब ये शुरू हुआ। तो
चिदम्बरम ने यह भी कहा कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कोरोना जो पॉजिटिव केसों की तादाद है उसके कम होने की बड़ी वजह कम टेस्टिंग भी है। मेरे साथ हैं प्रोफेसर बलवीर अरोरा, आप जेएनयू में प्रोफेसर हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमेशा की तरह हमें देने का। मेरा आपसे ये सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि महाभारत की लड़ाई 18 दिन में जीती गई थी, कोरोना पर 21 दिनों में हम विजय पा जाएंगे, लेकिन उसके बाद से 2 बार लॉकडाउन को बढ़ाया जा चुका है। क्या सरकार की असेसमेंट में खामी थी या यूं ही बोल दिया? ये जो बीमारी आई है कोरोना की, इसको किस तरह से हैंडल किया जाए, हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में हेजिटेशन है। ये जैसे जैसे बीमारी बढ़ रही है, लोग सीख रहे हैं, सरकारें सीख रही हैं कि ये कितना बंद करना चाहिए, कितना खोलना चाहिए, क्या चीजें खोलनी चाहिए, ये सब अभी तो इसको 21 दिन, 42 दिन, 2 महीने, 3 महीने, ये तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आज शायद प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से एक बैठक की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब उसमें से क्या निकलता है, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त जो कुछ तो बढ़ रहे हैं टेस्टिंग की वजह से, लेकिन फिर भी अगर हम जो डेथ रेट है कंपेयर टू पॉपुलेशन, एज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, तो इस वक्त और देशों के कंपैरिजन में कोई ज्यादा नहीं है। तो इससे लगता है कि कुछ एक्टिविटीज फिर से शुरू हो सकती हैं। जी, ये भी हकीकत है कि अगर कम टेस्टिंग होगी तो पॉजिटिव केसेस भी कम सामने आएंगे। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई एक राज्य, ये उत्तर प्रदेश में हुआ था बहुत साल पहले, कि हमारे यहाँ जो हत्याएं हैं उसकी संख्या सबसे कम है, क्योंकि हत्याओं की एफआईआर ही रजिस्टर नहीं होती थी। जब वो रजिस्टर नहीं होगी तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में वो संख्या, तादाद, आंकड़े कैसे जाएंगे। बहरहाल ये हकीकत है कि सरकारें साथ साथ सीख रही हैं, पूरी दुनिया में इम्प्रोवाइज कर रही हैं, लेकिन कुछ बुनियादी फैसले होते हैं जो एहतियातन लिए जाते हैं, एज ए प्रिवेंटिव मेजर लिए जाते हैं, उसमें इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। हम आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान की भरपाई के नाम पर कई राज्यों ने लेबर लॉज, श्रम कानून में बदलाव का फैसला किया है। यूपी की योगी सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लगाकर 3 साल के लिए लेबर लॉज को स्थगित करने का फैसला किया है। इस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जो लेबर लॉज है, श्रम कानून है, उनके बदलाव को मजदूरों के मानवाधिकारों को रौंदने और उनकी आवाज दबाने का बहाना बताया है कि कोरोना की आड़ में जो मजदूर हैं उनके जो बुनियादी हुकूक है, हक है, अधिकार है, उनको रौंदा जा रहा है। वहीं जाने माने पत्रकार प्रेम शंकर झा ने कहा कि सिर्फ लॉकडाउन के भरोसे कोरोना संकट से नहीं निपटा जा सकता, जो हम पहले से कहते आ रहे हैं। सरकार को ज्यादा खर्च करना ही होगा, अभी तक कोई पैकेज नहीं आया है। सरकार को अलग से इमरजेंसी फंड और अलग बजट तैयार करना होगा। 2 तरह के फंड बनाने होंगे। एक फंड से रोजगार देने वालों यानी फैक्ट्री, कंपनी मालिकों की आर्थिक मदद करनी पड़ेगी जब तक कि वो उत्पादन शुरू ना कर दें। दूसरे फंड से आमदनी शुरू होने तक मजदूरों के खाने पीने और रहने का इंतजाम करना पड़ेगा। प्रेम शंकर झा के मुताबिक अभी केंद्र और राज्य सरकारों के पास पैसे की कमी है। ऐसे में वित्त मंत्रालय ट्रेजरी बिल यानी टी बिल जारी करके फंड का इंतजाम कर सकता है। आपको बता दें कि ट्रेजरी बिल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। इसके जरिए सरकार कम अवधि के लिए, बहुत कम समय के लिए पैसों का इंतजाम करती है। ट्रेजरी बिल 91 दिन, 182 दिन और 364 दिनों के लिए जारी होते हैं। सर, मेरा दूसरा सवाल यह है कि राज्य और केंद्र के जो आपसी रिश्ते हैं, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो मीटिंग हुई है उसमें राज्यों ने ज्यादा ऑटोनॉमी की, फंक्शनल ऑटोनॉमी की मांग की है कि लड़ हम रहे हैं, राज्य के स्तर पर लड़ रहे हैं, आपके यहां से सिर्फ गाइडलाइंस आ रही हैं और एक घंटा थाली वगैरह बजाने वाली बातें आ रही है, ये वहां तो नहीं कही गई, ये हम कह रहे हैं। हाँ, तो हमें ज्यादा ऑटोनॉमी चाहिए, हमें ज्यादा मदद चाहिए। आप क्या कहते हैं सर? नहीं, ये पहली बात तो है कि ये जो सरकारों की मांग है कि उनको पैसा नहीं आ रहा है, कई जगह से रुका हुआ है और उनके लिए ये लड़ाई लड़ना
बहुत मुश्किल हो गया है। अब ये जो सुधार जो रिफॉर्म की बात हो रही है, रिफॉर्म का मतलब सुधार होना चाहिए। अब ये सुधार तो नहीं लग रहा, ये बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि जो लेबर लॉज कंट्रोवर्शियल थे, पार्लियामेंट में रुक गए थे, डिबेट पूरा नहीं हुआ, वो लैप्स हो गए, उनको ऑर्डिनेंस के तौर पे कई चीजें उत्तर प्रदेश में, गुजरात में शुरू की जा रही हैं कि 12 घंटे का दिन होगा और 6 दिन काम होगा और काफी अरसे तक, और दूसरा ओवर टाइम नहीं होगा। तो ये सब जो काफी चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है कि मजदूरों के जो राइट्स उन्होंने जीते हैं, और ये जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं जिनको भारत सरकार ने साइन किया है, उसका भी उल्लंघन होता है। शायद कोर्ट में चैलेंज होगा। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। कोरोना संकट में केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी पीएमजेडीवाई के जरिए महिलाओं को आर्थिक मदद पहुंचाने का दावा कर रही है। सीधे महिलाओं के खाते में हर महीने 500 रुपए पैसे ट्रांसफर करने का दावा किया जा रहा है। आज 5000 रुपए का जिक्र भी हुआ है, ऐलान हुआ है कि दूसरी दफे दिया जा रहा है। लेकिन सरकारी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक करीब 200 मिलियन महिलाओं यानी 47% जो बालिग महिलाएं हैं, सिर्फ उनका ही जनधन खाता है। 218 के फाइनेंशियल इंक्लूजन इनसाइट सर्वे में पीएम जनधन खाते को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में 80% महिलाओं ने कहा कि उनका बैंक अकाउंट है, लेकिन सिर्फ 21% महिलाओं ने कहा कि उनका पीएमजेडीवाई जनधन खाता जो है योजना, वो उनका खाता है। 2018 के सर्वे से यह भी पता चला कि हर 4 में से 1 महिला अपनी नजदीकी बैंक शाखा से करीब 5 किलोमीटर दूर रहती है। इस सर्वे के मुताबिक पीएम जनधन योजना के तहत 75% खाता धारक गरीब हैं। लॉकडाउन में गरीब मजदूरों के पास ना तो पैसे हैं ना खाना है। सरकार पीडीएस के जरिए गरीब लोगों तक राशन पहुंचाने की बात तो कह रही है, लेकिन अभी तक बहुत ही कम स्तर पर ऐसा हुआ है, जबकि हमारे गोडाउन्स, जो हमारे भंडार है, गोदाम है, वो भरे पड़े हैं। 2018 के सर्वे के मुताबिक करीब 70 मिलियन गरीब महिलाओं के पास राशन कार्ड तक नहीं है। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल यह है कि कोरोना संकट में देश के करोड़ों गरीब परिवारों को किस तरह की मदद पहुंचाई जा रही है? सरकार को जनधन योजना के अलावा दूसरी और कौन सी योजनाओं के बारे में भी सोचना चाहिए, जैसे यूबीआई वगैरह होती है या और कोई योजनाएं होती हैं, कि किस तरह से इस वक्त सरकारी मशीनरी हरकत में तो आ रही है, लेकिन इतनी भारी भरकम है कि उसको खड़ा होने में समय लग रहा है। आप क्या इस बात से सहमत हैं, और किस तरह के रास्ते और लेने चाहिए? नहीं, ये जो इस वक्त संकट है, मजदूरों को, जो श्रमिक हैं, जो इधर उधर अपनी नौकरी खो बैठे हैं, और अब कुछ ट्रेन चलाई गई हैं उनको घर पहुंचाने के लिए, लेकिन इसके पहले कितना उनको संकट हुआ है। अब ये जो आप कह रहे हैं कि कैसे राहत पहुंचाई जाए, ये स्टेट गवर्नमेंट्स को मदद करनी चाहिए कि वो कटिंग एज पे जो डायरेक्ट डीलिंग है वो इसको ज्यादा अच्छी तरह संभाल सकती है। अब लग ये रहा है कि डायरेक्ट ट्रांसफर्स, डायरेक्ट डीबीटी जो कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और सारा कुछ केंद्र से आए, ये जरा बहुत कम्बरसम हो जाता है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, दूसरा है राहत। अब जैसे पीएम केयर्स, काफी पैसा वहां पे इकट्ठा हो गया है। अब ये जो सारे लेबर वापस पहुंच रही है, अगर आप हिंदुस्तान को 2 भाग में बांटें, तो जो लाइन उत्तर से दक्षिण नागपुर से होती हुई जाती है, तो महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह, तो वो नेट इंपोर्टर्स हैं माइग्रेंट लेबर के, और ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, पूर्वी स्टेट्स, वो एक्सपोर्ट करती हैं। अब पूर्वी स्टेट्स को किस तरह से मदद दी जाए कि वो ये लोग जो माइग्रेंट लेबर वापस आ रही है, आखिर उनके लिए भी प्रॉब्लम हो गई है कि उनको कैसे संभालें, कैसे उनका एम्प्लॉयमेंट पहले ही वहां पे नहीं है, तो
उनका कैसे गुजारा होगा। जी सर। प्रोफेसर अरोड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमेशा की तरह समय देने का। और इसलिए हम भी कहते आ रहे हैं और लोग भी कहते आ रहे हैं कि मनरेगा, जिसका बहुत मजाक उड़ाया गया था, वही एक रास्ता दिखता है। दूसरा यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जिसे न्याय कहा था राहुल गांधी ने, वो दूसरा रास्ता दिखता है। तीसरा प्रधानमंत्री जनधन योजना, तीसरा रास्ता है। जो मजदूर हैं वो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में ज्यादा जाते हैं, ठीक है, मतलब जैसे दक्षिण भारत ने आउटसोर्स कर रखा हो सारा काम, दक्षिण भारत और पश्चिम भारत वगैरह ने। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा रोड मैप निकलेगा इस मीटिंग के बाद कि 17 मई के लॉकडाउन के बाद उसको चौथे चरण में जाने की जरूरत नहीं होगी, सिलेक्टिव अप्रोच रहेगी। हम आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में 4G स्पीड इंटरनेट सेवाओं की बहाली करने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कहा है कि जो पिटिशनर्स हैं उनके उठाए गए मुद्दों की जांच के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई जाए। माने सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मा नहीं लिया, एक स्पेशल कमेटी बनाने की बात कही है, केंद्र सरकार के पाले में बात डाल दी है। ये समिति केंद्रीय गृह मंत्रालय के जो सचिव हैं, जो होम सेक्रेटरी हैं, उनकी अध्यक्षता में होनी चाहिए। इस समिति में राज्य प्रशासन के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं मुख्तलिफ स्टेट्स के, वो भी शामिल होंगे। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि राष्ट्र सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच संतुलन कायम करने की जरूरत है। जस्टिस एन वी रमन्ना, सुभाष रेड्डी, बी आर गवई की बेंच ने इन पिटिशंस पर फैसले को सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में जो पिटिशनर्स हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि मौजूदा 2G सर्विस जो चल रही है उसके कारण बच्चों की पढ़ाई, कारोबार में दिक्कतें आ रही हैं। कोरोना महामारी के बीच राज्य के लोग वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टरों से जरूरी सलाह नहीं ले पा रहे हैं। लोगों को डॉक्टर तक पहुंचने से रोकना आर्टिकल 19-21 के तहत मूल अधिकार से वंचित करना है। 4 मई को सुप्रीम कोर्ट ने 4G इंटरनेट स्पीड बहाल करने की मांग करने वाली अपनी जो पिटिशंस थी उन पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक समिति बना दी जाए, केंद्र सरकार के ऊपर बात डाल दी है। बहरहाल देखते हैं अब समिति कब बनती है और उसके फैसले कब आते हैं। 4G की जरूरत कितनी महसूस की जाती है जम्मू कश्मीर में। आप देख रहे थे विनोद दुआ लाइव। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।